नमस्कार साथियों, चलिए कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। अब कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, कब हो सकती है ये हम देखेंगे वीडियो में। चलिए, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। इतना बढ़िया शानदार तरीके से इस प्रश्न को हम पढ़ाने वाले हैं कि आप बोलेंगे कि हाँ सर जी, समझ पे आ गए। एक यहाँ पे हम इंडेक्स बनाए दे रहे हैं, एक बॉक्स बना दे रहे हैं आपके समझने के लिए कि आपको पेपर में लिखना कैसे है, ये चीज़ समझना ही है। साथ में इस प्रश्न को कितने कायदे से हम बता रहे हैं, इस चीज़ को आप बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है, ध्यान से ये देखिएगा आप, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो आखिर ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो 0 पर, जैसे आप देख रहे हैं कि यानी हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, 10 10 लिख दिए, 10 को हम देखेंगे कि ये 0 पर समाप्त हुआ है। अगर इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये इसकी फैक्टर 2 और 5 आना है, निश्चित आएगा। चलिए, इसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे 20 लिख दिए तो 20 भी देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर लास्ट में 0 आया है। अगर इसके भी फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 2 गुणे 5 गुणे 2 लिखेंगे, निश्चित रूप से लिखेंगे। अगर यहाँ पर हम मान लीजिए हमने 100 ले लिया, 100 भी कहाँ पे 0 पर ही समाप्त है, तो 100 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 50 लिखेंगे और 50 को हम क्या लिख देंगे, 5 गुणे 10 लिख देंगे। इतना लिख देंगे। बस इतने से ही आप अगर और कोई संख्या, जैसे हम 40 ले लेते हैं, चलिए 40 को हमने लिया तो इसको लिखेंगे हम 2 गुणे 20 लिखेंगे और 20 को हम क्या लिख देंगे, 2 गुणे 5 गुणे हम लिख देंगे 4। तो यहाँ हम देखने को हमें मिल रहा है बेटा, यहाँ देखो कि 2 और 5 यहाँ भी है, 2 और 5 यहाँ भी है, 2 और 5 यहाँ भी है, 2 और 5 यहाँ भी है। यहाँ हमें देखने को ये मिल रहा है कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो उसमें 2 गुणनखंड कन्फर्म आना ही आना है। वो कौन कौन से गुणनखंड हैं, 1, 2 और 5। यहाँ भी देखो 2 और 5, यहाँ भी 2 और 5, यहाँ भी 2 और 5। यानी कि अगर कोई संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके 2 गुणनखंड हों। कौन कौन से गुणनखंड होना चाहिए, 2 और 5। तो चलिए हल में हम यहाँ लिख लेते हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, आप समझिएगा पेपर में आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है, होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में कम से कम उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। चलिए, यहाँ से हम क्या समझे हैं अभी कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगी जब उसके गुणनखंड में एक बार 2 और 5, निश्चित रूप से हमें यहाँ अगर आ रहा है तो ही वह संख्या वहाँ पर समाप्त 0 पर समाप्त होगी। इसलिए हम देखते हैं 6 की पावर n को अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे 2 × 3 की पावर n, और इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। यहाँ हम देखने को बेटा हमें मिल रहा है कि यहाँ 2 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आया है, तो अतः यहाँ से ये चीज़ सिद्ध होती है कि यह 0 पर समाप्त नहीं होती है। तो हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह
यह 2 × 5 के रूप में 2 × 5 के रूप में नहीं है, नहीं आता है, नहीं आता है, अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। तो आपको इतना लिखना है, तब जाके आपको इसमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। समझ में, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 6 हम देख रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 और प्लस 13 और संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। ये हमें बताना है कि आखिर ये जो दिया गया है प्रश्न, ये पूरा प्रश्न जो दिया गया है, ये एक संख्या ये दी गई है और दूसरी एक संख्या है। अगर इनको हम हल करेंगे, गुणा करने के बाद, जोड़ने के बाद अगर हल करेंगे तो ये दो एक संख्या निकलेंगे, एक ये संख्या और एक ये संख्या। तो हमें बताना है कि ये दोनों जो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इस सवाल को लगाने से पहले हम एक बॉक्स, हम हर पूरे प्रश्नों को आपको इसी तरीके से हर चीज़ एक बॉक्स में बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ हम देखेंगे एक बॉक्स हमने बना लिया और बॉक्स ये है भाज्य संख्या का, भाज्य संख्या। या आखिर भाज्य संख्या होती क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिसके कम से कम कितने गुणनखंड होना चाहिए, 3, कम से कम 3 गुणनखंड हों, 3 गुणनखंड हों। अगर किसी भी संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड है तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी, और जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड है वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। तो हम देख लेते हैं कि क्या यह संख्या भाज्य संख्या, क्या इसके 3 गुणनखंड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हल हमें कैसे करना है देखते हैं। हल में पहले हम इसको लिखेंगे कि, चलिए यहाँ हम हल लिखेंगे कि 7 × 11 × 13 + 13। अब बेटा यहाँ देखना कि यहाँ पर 13 और बीच में प्लस चिन्ह लगा है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 13। तो यहाँ बचा क्या, 7 × 11 और × 1 + 1। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, निश्चित आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये संख्या हमने कॉमन ले लिया। अब अगर अंदर हम हल करेंगे तो हमसे बोर्ड मास आना चाहिए। बोर्ड मास में पहले हम क्या करते हैं, गुणे को हल करते हैं। तो 11 × 7 = 77 है, और 77 × 1 करेंगे तो 77 आएगा, और +1 है तो +1। तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 77 में 1 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। यहाँ हम देखने को हमें मिल रहा है कि 2 गुणनखंड तो है ही। अब तीसरा गुणनखंड हमें लाना है, तो तीसरा गुणनखंड अगर हम पूरा गुणा करेंगे उसके बाद करेंगे तो उसके बाद भी हम कर सकते हैं, तो उतना परेशान नहीं होना, यहीं पे हम कर लेते हैं। इसके इकाई अंक में 2 है, तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की इकाई अंक में 2 हो तो वो निश्चित रूप से 2 से कट जाती है। तो अगर 78 को हम 2 गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो इसको हम 2 गुणे कितना लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18, 39 × 2 लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम लिखेंगे 39 × 2। हम देख रहे हैं कि इस संख्या के 3 गुणनखंड हो चुके हैं। अब 3 गुणनखंड हो चुके हैं यानी कि यह संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो गए, तो ये संख्या भाज्य है। अतः लिख देंगे कि अतः इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, या कि लिख सकते हैं कम से कम 3 गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड हैं। अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। चलिए अब दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या भी इसी तरह आपको करना है। दूसरी संख्या हम देखेंगे तो दूसरी संख्या क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3
और गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। यहाँ हम देखते हैं कि बीच में प्लस चिन्ह है, इसलिए हम 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1 आ जाएगा। हमने कॉमन कितना लिया यहाँ से? हमने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया। चलिए तो 5 गुणे, यहाँ हम देखेंगे कि इसका गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 हो गया। और यहाँ पर 4 एकम 4 4 यहीं 12 और 12 दूनी कितना हो गया? 24 और 24 एकम 24, तो यहाँ 24 आ गया और प्लस में 1। अब यहाँ हम गुणा करेंगे तो 5 गुणे 24 का गुणा अगर यहाँ हम करेंगे तो कितना आएगा? 24 दूनी 48 का 8 और 24 चौको कितना हो गया? 96। 96 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 100 और प्लस 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे इसमें 1008 में जोड़ेंगे तो 1009 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि 1009 आ गया तो इसके देखो 3 गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे। इसके 3 गुणनखंड हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, एक नोट हमेशा याद रखना कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है? सबसे छोटा गुणनखंड, छोटा गुणनखंड 1 होता है। तो यहाँ पर अब नियम ना अगर काम नहीं कर रहा तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इसको 5 गुणे 1009 और गुणे 1 लिख देंगे। तो यहाँ 3 फैक्टर तो हमें देखने को कम से कम मिल ही रहे हैं। इसके आगे हमें क्या करना है ज़्यादा लगा के? तो यहाँ लिख देंगे अतः यहाँ लिखेंगे कि इसके कम से कम 3 गुणनखंड हैं। 3 गुणनखंड हैं। अतः यह भाज्य संख्या है। चलिए तो ये प्रश्न हो गया। आप वीडियो को आराम से रोक के 1 बार 2 बार देखेंगे, कायदे से बन जाए। इसके कई सारे तरीके सर आपके टीचर्स भी पढ़ाते होंगे। इनका गुणा करने के बाद भी आप अलग से कर सकते हैं, इसका गुणा करने के बाद भी अलग से कर सकते हैं, तो वो तरीके भी गलत नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। मेन चीज़ आपको यहाँ पर भाज्य संख्या जानना है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपको ये विधि अच्छी लग रही हो, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो एक लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यहाँ पर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ध्यान से देखना है कि 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में एक रवि है, उसको 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो पुनः वो अपने गंतव्य स्थान यानी प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो मान लीजिए कि एक ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ से ये दोनों चलना प्रारंभ किए, सोनिया और रवि। तो जब ये रवि दौड़ता है तो ये 12 मिनट में क्रॉस कर जाता है, 12 मिनट में। जबकि सोनिया यहाँ पे दौड़ती है तो क्या करती है? 18 मिनट का उसको समय लगता है, 18 मिनट को। यानी कि लड़की है थोड़ा धीमे दौड़ती है, बाकी तेज रहती है हर चीज़ में, दौड़ धीमे रही है। चलो तो दोनों पुनः एक समय पर, किस समय पर दोनों फिर से मिलेगी उसी स्थान पर? चलो तो हम हल लिख देते हैं। चूंकि ये LCM SCF का टॉपिक है तो निश्चित रूप से क्या बात किया होगा? LCM की। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रवि और सोनिया पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे 12 और 18 का LCM लेने पर। चलो यहाँ हम 12 और 18 का LCM, आपको चाहे ऐसे लेना है तो ऐसे ले लेना, जैसे लेना है वैसे ले लेना। चलो ले लेते हैं।
आप उसी मेथड से करिए जो यहाँ पे है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 दूनी 4 तेई 12 गुणे 1। 18 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 से कटा तो 2 गुणे 3 और गुणे 1। इसको हम लिखेंगे 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1। इसको हम लिखेंगे 2 की घाते 1 गुणे 3 की घाते 2। तो एलसीएम में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी घात लेना है तो 2 की घाते 2 गुणे यहाँ भी लेंगे तो 3 की घाते 2। 2 की घाते 2 का मतलब 4 और 3 की घाते 2 का मतलब 9, और हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 36 मिनट। तो हम लिख देंगे अतः दोनों 36 मिनट पर पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप सभी के समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही प्यार और सहयोग वीडियो पे बनाए रहें। जय हिंद।